हेलो गाइस, वेलकम बैक टू अल्फ़ाबेट। एंड आज हम लोग अपना चैप्टर कंटिन्यू करेंगे एडवेंट ऑफ यूरोपियंस। ये है सीरीज़ का एपिसोड 2। और आज हम लोग पढ़ने वाले हैं अपने टॉपिक एडवेंट ऑफ पोर्तुगीज़ के बारे में। मतलब पोर्तुगीज़ इंडिया में कब आए, कैसे आए, कितने समय के लिए आए और फिर कैसे चले भी गए। तो हमारा पहला टॉपिक इसमें आता है। तो भाई, जब भी हम कुछ भी करते हैं तो सबसे पहले हमारा क्वेश्चन रहता है क्यों। तो वही क्वेश्चन हमारा इस टॉपिक के साथ भी है, क्यों क्यों आए ये पोर्तुगीज़ लोग इंडिया में। तो इनके इंडिया में आने के दो रीज़न थे। पहला रीज़न था रिलीजियस, ये भक्ति करने आए थे इंडिया में। भक्ति करने नहीं आए थे, ये क्रिश्चियनिटी फैलाने आए थे। ये चाह रहे थे कि इंडिया को क्रिश्चियन स्टेट बना देंगे और फिर इनका भाईचारा चलेगा, क्रिश्चियन क्रिश्चियन भाई करेंगे और फिर मौज ही मौज हो जाएगी इनकी। दूसरा इनका जो रीजन था वो कमर्शियल था। कमर्शियल से मतलब है स्पाइसेस की ट्रेड। ये चाहते थे कि स्पाइसेस की डायरेक्ट ट्रेड फॉर्म हो जाए इंडिया के साथ यूरोप की, जिससे फिर ये यहाँ से स्पाइसेस ले जाएंगे इंडिया से यूरोप और सस्ते में बेचेंगे वहाँ मजे ही मजे। और दूसरा मतलब इसी में सेकंड भी कमर्शियल में इनका सेकंड रीज़न ये भी था कि ये चाहते थे कि अरब और इटालियन जो इन्फ्लुएंस बन रखा है रास्ते पे ट्रेड रूट्स पे, उसको ख़त्म कर देंगे, अपना अलग बनाएंगे भाई। इन पे डिपेंड ही नहीं रहना हम। तो इंडिया में आने के इनके सपने बहुत बड़े बड़े थे, बहुत बड़े बड़े इनके गोल थे कि इसलिए जाएंगे हम इंडिया में, इंडिया को क्रिश्चियन स्टेट बना देंगे और डायरेक्ट ट्रेड रूट फॉर्म कर देंगे। तो इन्होंने कितने एफर्ट किए, मतलब किसी के सपने बड़े बड़े होते हैं तो एफर्ट भी बहुत ज़्यादा लगते हैं उसमें। तो देखते हैं इनमें से कितनों ने एफर्ट किए और कितने एफर्ट सही हुए। सो जो सबसे पहला एफर्ट किया था वो किया था एक रॉयल फैमिली के बंदे ने, जिसका नाम था प्रिंस हेनरी द नेविगेटर। हाँ, बहुत बड़ा नाम था। और ये इनके पिताश्री का नाम था किंग जॉन, किंग जॉन द फर्स्ट। ये किंग जॉन द फर्स्ट के बेटे थे, मतलब रॉयल फैमिली से थे और प्रिंस तो थे ही। तो भाई मन कर गया इनका, एक लग्जरी टूर पे जाऊंगा मैं, वेकेशन बना के आऊँगा इंडिया में। तो उन्होंने शुरू कर दी रिसर्च करना। 15th सेंचुरी में स्टार्ट की थी। उसके बाद फिर इनकी रिसर्च चली, रिसर्च कंप्लीट हो गई और रिसर्च करने के बाद इनका प्लान चेंज हो गया। भाई रॉयल फैमिली के मूड स्विंग्स होते हैं ऐसे ही, आज ये गाड़ी पसंद है कल वो गाड़ी पसंद है, इसमें नहीं बैठूंगा। तो इनका प्लान चेंज हो गया और रिसर्च करके छोड़ दी इनने। तो फिर भी इनका कंट्रीब्यूशन माना जाता है क्योंकि इन्हीं की रिसर्च को यूज़ किया था हमारे सेकंड बंदे। इनके बाद आते हैं बार्थोलोमो डियाज, जिन्होंने 1487 में इन्हीं की रिसर्च को यूज़ किया था। ठीक है, याद रखना कि इन्होंने खुद की रिसर्च नहीं की थी, इन्होंने प्रिंस हेनरी की रिसर्च को यूज़ किया था 1487 में। और इन्होंने अपनी शिप बनाई, शिप का नाम था साओ क्रिस्टोवाओ। तो इन्होंने प्रिंस हेनरी की रिसर्च को यूज़ करके खुद की शिप बनाई साओ क्रिस्टोवाओ, और ये निकल दिए 1487 में इंडिया की ओर। उसके बाद आप लोगों को पता होगा ये जैसे कि अफ्रीका है, ठीक है, मान लो ये अफ्रीका यहाँ पर पड़ता है, सॉरी यहाँ पर साउथ अफ्रीका है, ठीक है, एज्यूम कर लो, मुझे एग्जैक्ट मैप नहीं आता बनाना। तो यहाँ पर एक शहर पड़ता है केप टाउन। तो इनकी शिप अटलांटिक ओशन को पास करते करते, साओ क्रिस्टोवाओ जो थी, पार करते करते पहुँचती है केप टाउन पर। ठीक है, तो यहीं से स्टार्ट हो जाता है हमारा इंडियन ओशन। ठीक है, इनकी शिप पहुंच जाती है केप टाउन पर, जहाँ पर फिर इंडियन ओशन जो है वहाँ पर बहुत अलग ही लेवल के स्टॉर्म्स आते हैं, बहुत खतरनाक ओशन है वो। ठीक, तो इनको अब कोई पहले तो यूरोपियन गया नहीं है वहाँ, किसी को पता नहीं किस लेवल का। तो ये सिर्फ, और इन्होंने खुद की रिसर्च भी नहीं की, इन्होंने यूज़ की थी प्रिंस हेनरी जी की रिसर्च, तो है ही रॉयल बंदे। इनकी शिप यहीं पे जाके फिर आगे बढ़ के थोड़ा सा टूट जाती है। इनका जो मतलब वो विंड वाला वो होता है ना, ये जिसकी वजह से शिप आगे बढ़ती है, ये फट जाता है इनका। तो उसके बाद फिर ये वापस आ जाते हैं और इसी पॉइंट तक पहुंच पाते हैं। इस वजह से ये इस जगह का नाम रख देते हैं केप ऑफ स्टॉर्म्स। उसके बाद एक यूरोपियन बंदा होता है, वो सोचता है कि भाई इतना नेगेटिविटी क्यों लेनी, पॉजिटिव सोचते हैं थोड़ा, और इसको थोड़ा सा पॉजिटिव साइन की तरह लेते हैं कि हम लोग एटलीस्ट इंडियन ओशन में पहुँचे। तो इस जगह का नाम वो चेंज करके रख देता है केप ऑफ
गुड होप, जिसकी वजह से केप ऑफ गुड होप तक पहुंचने की वजह से ये फर्स्ट यूरोपियन होते हैं जो अटलांटिक ओशन को पार कर कर इंडियन ओशन पर कदम रखते थे, मतलब इंडियन ओशन पे अपनी जहाज़ रखते थे। इनके बाद फिर ये मतलब हारते नहीं हैं, ये अपने घर वापस जाते हैं पोर्तुगाल और फिर अपनी रिसर्च करते हैं। ये उसके बाद फिर खुद की रिसर्च करते हैं। अगर खुद ही पहले ही रिसर्च कर लेते तो भाई पहले ही पहुंच जाते हैं 1487 में। ना देखो, ये है रिसर्च, किसकी रिसर्च है ये है बार्थोलोमो डियाज की रिसर्च। ये हमने यहाँ पे अभी रख दी है, ठीक है। तो इनके बाद आते हैं तीसरे बंदे, वास्को ड गामा। तो अब वास्को ड गामा क्या करेंगे कि ये जो वो बार्थोलोमो डियाज थे उन्होंने भी रिसर्च करके रख दी। उन्होंने फिर सोचा कि अब प्लेन ड्रॉप करते हैं, हम नहीं आ पा रहा हूँ मैं, पैसा वैसे ही बहुत खर्च हो चुका है, एक बार लॉस हो गया, अब ज़्यादा लॉस नहीं ले। तो वास्को ड गामा इनकी रिसर्च को यूज़ कर लेते हैं और अपनी एक शिप तैयार करते हैं, गैब्रियल, 1498 में। और इनकी जो ये शिप होती है इसको फंड करता है, मतलब पैट्रनाइज्ड होती है ये किंग ऑफ पोर्टुगाल द्वारा। किंग ऑफ पोर्तुगाल खुद ही इसको पैट्रनाइज करता है, पैट्रनाइज का मतलब इसको फाइनेंस करता है। और उस टाइम पे किंग थे पोर्तुगाल के मैनुअल दी फर्स्ट। तो वास्को ड गामा हमारे पहले बंदे बनते हैं जो कि यूरोप से बाय सी, पानी के थ्रू इंडिया पहुंचते हैं। और इंडिया में कौन से शहर पहुंचते हैं ये, कैलीकट। और कैलीकट में ये जाके मिलते हैं जैमोरिन से, वहाँ का राजा, ये राजा था कैलीकट का। अब भाई जैमोरिन तुमको भी पता है कि इंडिया का हो ही नहीं सकता। तो बात ये थी कि इस बंदे को मतलब इस किंग को बुलाया जाता था इंडिया में समुद्री, परंतु ये यूरोप के लोग हैं, इनसे इनकी जीभ घूमती नहीं है, इनसे समुद्री बोला नहीं गया, तो इन्होंने बोलना शुरू कर दिया जैमोरिन। उसके बाद फिर उस किंग का नाम ही पड़ गया जैमोरिन। और फिर जब ये इंडिया में आके घूमते हैं, इंडिया के मार्केट वगैरह में, तो देखते हैं ये सामान यहाँ पे बहुत चीप है यार, बहुत सस्ता है। तो ये भर भर के अपनी शिप्स में भर के ले जाते हैं सारा का सारा। और जब यूरोप पे ये वापस जाते हैं तो फिर इनकी जितनी भी शिप का मतलब खर्चा आया था, जितना भी एक्सपेंडिचर था, उसका 60 गुना अपनी ट्रिप के खर्चे का प्रॉफिट कमाते हैं ये। मतलब इतना सामान ले गए थे इंडिया से और इनको मतलब शौक हो गए थे, ये जो मतलब इटालियन और अरब के थ्रू आ रहा है उस पर बहुत ज़्यादा बीच में टैक्स दे देखे उसका प्राइस बहुत ज़्यादा हो जाता है। लेकिन इन्होंने जब इंडिया में आके देखा ये शौक है भाई इतना सस्ता, उसका तो ये अपनी शिप पूरी भर के ले गए और 60 गुना अपनी ट्रिप का कमाया। अब इनके बाद अ, एक और पोर्तुगीज़ आता है इंडिया में। अब वास्को ड गामा के बाद एक और पोर्तुगीज़ आता है इंडिया में, का पेड्रो अल्वारेज कैब्राल। 1500 में ये पहुंचता है इंडिया में। और ये डिसइंटेंटेड लोकल रूलर होता है, मतलब ज़मींदार वगैरह, थोड़ा पैसे वाला आदमी होता है ये, ठीक है, लिख दे रहा हूँ मैं, पैसों वाला बंदा होता है ये। तो चल जाता है भाई इंडिया में। तो इसी के साथ हमारा ख़त्म होता है पोर्टुगीज़ एफर्ट्स। अब हम लोग शुरू करेंगे पोर्टुगीज़ फैक्ट्रीज़। जो सबसे पहली पोर्टुगीज़ फैक्ट्री जो इंडिया में सेटअप होती है वो 1500 में सेटअप हो जाती है। और गेस करो ये किसने सेटअप की हुई। पहले इंडिया में आया था वास्को ड गामा सबसे पहले, परंतु ये फैक्ट्री सेटअप की थी पेड्रो अल्वारेस कैब्राल ने। और ये फैक्ट्री इसने सेटअप की थी कैलीकट में। परंतु ये फैक्ट्रीज अराउंड 1520 ऐसे समथिंग में जाके बंद हो जाती है। तो फिर भी पहली फैक्ट्री जो सेटअप हुई थी पोर्तुगीज़ द्वारा इंडिया में, ये पेड्रो अल्वारेज कैब्राल ने की थी। और ये फैक्ट्री सबसे पहली कैलीकट में सेटअप की गई थी। दूसरी फैक्ट्री जो इंडिया में सेटअप हुई थी वो थी 1503 में, और ये की थी हमारे वास्को ड गामा ने। इन्होंने ये फैक्ट्री सेटअप की थी कोचिन में। तीसरी फैक्ट्री जो इंडिया में सेटअप हुई थी वो हुई थी 1505 में, और ये फैक्ट्री सेटअप हुई थी कन्नौर में। और ये फैक्ट्री भी सेटअप की थी वास्को ड गामा ने। ना
इंडिया से फैक्ट्री सेटअप करने के बाद इतना प्रॉफिट जब कोई बंदा कमाने लग जाता है तो भाई तुम्हारी कमाई को नज़र ज़रूर लगती है। तो पड़ोस वालों ने देखा कि वास्को ड गामा भाई इंडिया में जाते हैं, इंडिया से मतलब पता नहीं कहाँ से सस्ता सामान ले आते हैं और फिर यहाँ पे बेच के खूब मुनाफा कमाते हैं। तो वहाँ की सरकार ने सोचा कि फैक्ट्री वैक्ट्री खूब हो गई, अब हम ही थोड़ा सा कदम रखते हैं और इंडिया में अपना शासन लाते हैं, मतलब इंडिया पे अपना एडमिनिस्ट्रेशन सिस्टम इस्टेब्लिश करते हैं। तो ये स्टार्ट करते हैं अपना एक प्लान जो इनकी लैंग्वेज में कहलाता है स्टाडो द इंडिया, जिसको हाँ ठीक है, हम लोगों को पोर्तुगीज़ आती नहीं है तो इसका इंग्लिश में मतलब है पोर्तुगीज़ स्टेट ऑफ इंडिया। तो इस प्लान के अंडर में पोर्तुगीज़ चाह रहे थे कि इंडिया में अपना एडमिनिस्ट्रेशन सिस्टम इस्टेब्लिश कर देंगे। तो इस प्लान के अंदर इस प्लान के अंडर में बहुत सारे वाइसरॉयज़ पोर्तुगाल से इंडिया में अपॉइंट कर दिए जाते हैं कि अपना वहाँ के शहरों को कब्जाओ और वहाँ पर अपना शासन इस्टेब्लिश करो और अच्छे से ट्रेड वेड करो। बहुत सारे वाइसरॉयज़ इंडिया में अपॉइंट कर दिए जाते हैं। अब देखते हैं इंडिया में कौन कौन सा वाइसरॉय अपॉइंट किया गया था, मतलब वाइसरॉय को गवर्नर भी बोलते हैं हम लोग। तो वो देखते हैं कि इंडिया में कौन कौन सा गवर्नर अपॉइंट किया गया था और किस किस गवर्नर ने क्या क्या काम किया। पहला पोर्तुगीज़ गवर्नर जो इंडिया में अपॉइंट किया गया था वो था फ्रांसिस्को डी अल्मीडा। इनको अपॉइंट किया गया था 1505 में और ये अपॉइंटेड थे इंडिया में 1509 तक। अब देखते हैं कि फ्रांसिस्को डी अल्मीडा ने अपने इतने 4 साल के शासन में क्या क्या कांड किए इंडिया में। पहला कांड इन्होंने किया कि इन्होंने एक फोर्ट बनाया, अंजडीवा फोर्ट, अंजडीवा आइलैंड पे। और ये आइलैंड जो था ये बीजापुर और विजयनगर एम्पायर के बॉर्डर स्टेट्स पर था। एक आइलैंड पे इन्होंने एक फोर्ट बना दिया था ये। और दूसरा कांड इन्होंने क्या किया, इन्होंने ब्लू वाटर पॉलिसी को लागू किया, जिसके अंडर में पोर्तुगीज़ सुपरमेसी बनाना चाहते थे, अपना मतलब दबदबा बनाना चाहते थे इंडियन ओशन में, उनके सिवा इंडियन ओशन में कोई टिक ना पाए, ऐसा करना चाहते थे। और आप लोगों को पता ही होगा कि उस टाइम पे इंडिया में एक फियर था कि अगर कोई ओशन में जाता है तो वो अपनी कास्ट को छोड़ देता है, वो अनटचेबल टाइप हो जाता है। तो इस वजह से इनको थोड़ा फ़ायदा भी मिल गया। तो तीसरी चीज़ इन्होंने की, इन्होंने बैटल लड़ी एक चौल और डाबुल की बैटल लड़ी इन्होंने मुस्लिम नेवल फ्लीट के साथ। और चौथा कांड जो इन्होंने किया वो था, इन्होंने ड्यू बैटल लड़ी, जिसमें ये जीत गए लेकिन इन्होंने ड्यू को कब्जाया नहीं। उसके बाद फिर इनको वापस भेज दिया जाता है, ये रफू छपा हो जाते हैं। और उसके बाद फिर आते हैं दूसरे गवर्नर, जिनके नाम है अल्फांसो डी एल्बुकरे। मेरे को प्रोनाउंस करना नहीं आ रहा, पर स्पेलिंग यही है। तो ये ऑब्वियसली 1509 में आएंगे क्योंकि वो वाले 1509 तक थे, और ये टिकते हैं इंडिया में 1515 तक। और ये मतलब सबसे इम्पोर्टेंट हैं पोर्तुगीज़ गवर्नर, क्योंकि इन्होंने ही सबसे ज़्यादा कांड किए हैं इंडिया में। तो पहला कांड इन्होंने क्या किया, इन्होंने पोर्तुगीज़ हेडक्वार्टर जो था वो कोचिन में शिफ्ट कर दिया। कोचिन को पोर्तुगीज़ का हेडक्वार्टर बना दिया पोर्तुगीज़ स्टेट का। और एक्सपेंशन किया इन्होंने ईस्ट तक। इन्होंने ईस्ट में एक्सपेंशन किया हुगली और बालासोर में। तीसरा कांड ये करते हैं, ड्यू को कब्जा कर लेते हैं, ये तीसरा कांड में अपने 1509 में ही। मतलब देख रहे हो, जो पहले थे हमारे फ्रांसिस्को डी अल्मेडा, उन्होंने ड्यू पे अटैक किया था लेकिन उन्होंने कब्जा नहीं था। परंतु ये 1509 में आते ही आते अटैक भी करते थे और कब्जा भी लेते हैं उसको। और ये जो गोवा था पोर्तुगीज़ स्टेट में, इन ब्रिटिशर्स के जाने के बाद भी रहा था, वो भी इन्होंने ही कब्जाया था 1510 में। तीसरा कांड ये करते हैं, इंटीग्रेटेड लोकल्स इनटू एडमिनिस्ट्रेशन। ये इंडिया के लोकल लोगों को एडमिनिस्ट्रेशन में ले लेते हैं, मतलब
मतलब ये लोग थोड़ा दिमाग से खेल रहे हैं कि अगर हम लोकल लोगों को एडमिनिस्ट्रेशन में बिठा देंगे तो उन लोकल लोगों को पता है इस जगह के बारे में, लेकिन हमको इतना नहीं पता, तो हमारे लिए हेल्पफुल होगा, इसलिए वो लोकल लोगों को एडमिनिस्ट्रेशन में बिठा देते हैं और अपने लोगों को एनकरेज करते हैं टू मैरी। तो पांचवा कांड ये करते हैं कि ये इंडियन वुमेन अपने लोगों को एनकरेज करते हैं कि इंडिया की महिलाओं के साथ शादी करो और अपनी रेस को स्प्रेड करो यहाँ पर, जिससे लोगों को ये ना कह सके कि आउटसाइडर है, अपनी मतलब एक नई रेस यहाँ पर स्टार्ट कर दो। तो जिसकी वजह से इनका एक और जो मकसद था इनका जो पहला रीज़न था क्रिश्चियनिटी को स्प्रेड करना, क्रिश्चियनिटी को वो भी पूरा हो रहा था इसी के साथ, और साथ ही में इनकी रेस भी मतलब एक नई रेस भी शुरू हो रही थी, जिसकी वजह से लोग मतलब ये कॉमनर्स बनते जा रहे थे, बाहर के लोग फील ना हो इस वजह से। और इनका एक और कारण ये था, उसके बाद ये करते हैं कि ये सती को एबॉलिश कर देते हैं। क्या? तो सबसे पहले इंडिया में सती को पोर्तुगीज़ ने ही एबॉलिश किया था, पोर्तुगीज़ में अल्फांसो डी एल्बुकरी ने किया था, जिससे मतलब ये पॉपुलेशन बढ़ाना चाह रहे थे अपनी, तो ये चाह रहे थे कि इनके मैन जो हैं वो लोकल वुमेन से शादी करें, और जो सती हो चुकी मतलब जिनके हस्बैंड एक्सपायर हो चुके हैं उनसे भी शादी करें, मतलब उनको न्यू लाइफ दे, जिससे बच्चे और उनका रिलीजन भी फैले इन लोगों का। सो जो यूरोपियंस के अंडर में पहली इंडियन टेरिटरी आई थी वो यही थी ड्यू, जो कि 1509 में आई थी। एलेक्जेंडर के बाद अलेक्जेंडर ने पहले ही इंडिया में एक टेरिटरी कब्जा की थी, मतलब अलेक्जेंडर इंडिया में पहले ही आ गए थे। अलेक्जेंडर के बाद जो पहली यूरोपियंस के अंडर में इंडियन टेरिटरी जो आई थी कब्जा के, वो ड्यू थी 1509। बस इतने ही कांड करते हैं और इनके 5-6 साल पूरे हो जाते हैं और ये चले जाते हैं टाटा बोल के इंडिया को। उसके बाद फिर आखिरी गवर्नर आते हैं इंडिया में। तो जो आखिरी गवर्नर इंडिया में आता है वो थे नीनो दा कूना। ये इंडिया में रहे 1529 से 1538। इन्होंने इंडिया में ज़्यादा काम नहीं किया, जबकि ये सबसे ज़्यादा इंडिया में रहते, फिर भी सबसे ज़्यादा काम नहीं किया इन्होंने। सिर्फ 2 ही काम किए। पहला तो इन्होंने कोचिन से हेडक्वार्टर शिफ्ट कर दिया गोवा में। तो दूसरा कांड इन्होंने ये किया कि इन्होंने गोवा को पोर्तुगीज़ इंडिया का ऑफिशियल कैपिटल डिक्लेयर कर दिया। बस यही 2 कांड किए थे इन्होंने। सो अब हम लोग पढ़ेंगे अपने अगले टॉपिक डिक्लाइन ऑफ पोर्तुगीज़ के बारे में, मतलब कि क्या कारणों की वजह से पोर्तुगीज़ इंडिया में शासन नहीं कर पाते, ज़्यादा दिनों तक नहीं टिक पाते और इनको इंडिया से जाना पड़ जाता। तो पहला ये था कि इनके शासन में डोमिनेंस थी एरिस्टोक्रेसी की। एरिस्टोक्रेसी पता होगा तुम लोगों को, मतलब बहुत सारे एलिट्स लोग, मतलब कुछ एलिट्स लोग होते हैं और फिर वो मिलके कंट्रोल करते हैं। दूसरा इनका डिक्लाइन का रीज़न था करप्शन एंड माल प्रैक्टिसेस। ये लोग करप्शन बहुत करते थे, मतलब इनको किसी किंग ने परमिशन दे दी, लोकल किंग ने, कि इतने में आप अपना फोर्ट बना सकते हो। लेकिन ये क्या करेंगे कि इतना बड़ा कब्जा लेंगे और यहाँ पे अपना फोर्ट लगाएंगे। राजा ने कहा कि सिर्फ तुम फोर्ट बना सकते, मतलब तुम सिर्फ फैक्ट्री बना सकते हो, उस पर फोर्टिफिकेशन नहीं कर सकते, उस पर तोपें नहीं लगा सकते, लेकिन फिर भी लगा देंगे ये। सो इसी वजह से जो पेड्रो अल्वारेज ने सबसे पहले जो फैक्ट्री बनाई थी 1500 में, वो डिमोलिश कर दी गई थी 1520 समथिंग में, क्योंकि ये करप्शन बहुत करते थे, माल प्रैक्टिसेस, चोरी वगैरह ये हाल कर लेते थे। तो तीसरा इनका रीज़न था पायरेसी। ये दूसरों की शिपें लूटते थे भाई। मतलब एक बार क्या हुआ था कि कोई अरब शिप थी, तो अरब शिप डॉक हुई पड़ी थी इंडियन पोर्ट। तो इन्होंने क्या किया, उस शिप को लूट दिया, उस शिप में आग लगा दी और वो उस शिप को डुबा भी दिया। तो इस वजह से राजा को, जो लोकल किंग्स थे, उनको इन पर शक रहता था और इस वजह से इनको परमिशन ज़्यादा, इसी वजह से इनका डिक्लाइन हुआ। सो जो चौथा रीज़न था पोर्टुगीज़ की डिक्लाइन का, वो था मर्जर विद स्पेन। जो पोर्तुगाल कंट्री है वो स्पेन के साथ मर्ज हो जाती है 1580 में। फिफ्थ रीज़न था
इंटॉलरेंस टुवर्ड्स रिलीजन। मतलब इनका मैंने मकसद बताया था तुम लोग को, ये लोगों को कन्वर्ट करना चाह रहे थे, तो ये सीधे राजा के मुंह पे जाके बोलते थे भाई तुम्हारा रिलीजन अच्छा नहीं है, हमारे धर्म में आ जाओ। अब मतलब तुम इमेजिन करो, ये राजा है, ठीक है, और ये आया कोई बाहर से गोरा, ये कह रहा है कि जानना पहचान तेरा धर्म बढ़िया नहीं है, तू मेरे धर्म में आ जा भाई, यहाँ मौज ही मौज है। भाई कौन आया, तो इस वजह से राजा को गुस्सा आ जाता था, और ये लोग भी मतलब दूसरे के मुंह पे बोल देते कि तुम्हारा रिलीजन अच्छा नहीं। भाई ऐसा थोड़ी कन्वर्ट होता है कोई, सीखो अच्छे से करना। सिक्स्थ, डिस्कवरी ऑफ ब्राज़ील। तो सिक्स्थ रीज़न ये था कि इन लोगों ने ब्राज़ील ढूंढ लिया था साउथ अमेरिका में, जिसकी वजह से इनका ध्यान डाइवर्ट हो गया और इन्होंने ज़्यादा फोकस ब्राज़ील को देना शुरू कर दिया। एंड सेवन्थ रीज़न था राइज ऑफ अदर यूरोपियन पावर्स। दूसरी यूरोपियन पावर्स भी राइज करने लगी, इनका ध्यान इंडिया की साइड था नहीं, तो उन्होंने इनको ओवरटेक कर लिया। नाउ अब इनका डिक्लाइन तो हो गया इंडिया में, पर इन्होंने मतलब जितना भी इंडिया पर इन्फ्लुएंस किया, मतलब जितने भी थे इंडिया पर थोड़ा बहुत रूल किया, रूल तो कह भी नहीं सकते, एक तो शहर कब्जा लिए, तो उसका क्या इन्फ्लुएंस आया इंडिया में। यूरोपियन एरा शुरू हो चुका था इनके आने से, तो हम लोग कह सकते हैं पोर्टुगीज़ मार्क द बिगनिंग ऑफ यूरोपियन एरा इन इंडिया। सेकेंड इन्फ्लुएंस जो इम्पैक्ट ये लोग इंडिया पर छोड़ के गए वो था कि इन्होंने इंडिया में इंट्रोड्यूस किए बॉडी आर्मर्स और मैच लॉक मैन। ये इनकी मिलिट्री टेक्निक्स थी जो इन्होंने इंडिया में इंट्रोड्यूस की, इंडिया में पहले थी नहीं। और तीसरा इम्पैक्ट जो इन्होंने इंडिया में किया, इन्होंने ये इंडिया में लेके आया था प्रिंटिंग प्रेस, और इन्होंने इंडिया में लाके प्रिंटिंग प्रेस में पता सबसे पहले प्रिंट क्या किया, इन्होंने प्रिंट करी बाइबल। मकसद था भाई इनका कन्वर्ट करना लोगों को, तो उन्होंने सबसे पहले बाइबल प्रिंट की, वो भी मलयालम में एंड कन्नड़ में। इन दो भाषाओं में इन्होंने सबसे पहले बाइबल प्रिंट की थी, और ये प्रिंटिंग प्रेस के साथ ही मेटलर्जी लेके आए थे। मेटलर्जी और फिलिग्री वर्क भी ये लोग इंडिया में इंट्रोड्यूस किए थे। सो ये तीन चीज़ें थी जो ये लोगों ने इंडिया पे इम्पैक्ट क्रिएट किया था। इंडिया को प्रिंटिंग प्रेस वगैरह, मेटलर्जी और फिलिग्री वर्क सिखाया इन्होंने, बाइबल प्रिंट की मलयालम और कन्नड़ में। चौथा इम्पैक्ट जो इन्होंने इंडिया पे डाला वो था कि इन्होंने कुछ फ्रूट्स इंट्रोड्यूस किए अपने देश से ला के, इंडिया के लोगों को चखा दिया, और इंडिया के लोगों को शौक चढ़ गया भाई यही खाएंगे। पहला फ्रूट था पाइनएप्पल, दूसरा पोटैटो या पोटैटो, तीसरा सापोटा एंड पपाया। या ये पोर्टुगीज़ के आने से पहले हमारे इंडिया में नहीं थे। और तीसरा जो फ्रूट था वो था स्वीट पोटैटो। जो आलू तुम लोग आज खाते हो ये पोर्टुगीज़ ही लेके आए थे। फिफ्थ एंड आखिरी इम्पैक्ट जो इन्होंने इंडिया पर डाला वो था इमर्जेंस ऑफ नेवल पावर, यानी कि शिप्स। इन लोगों ने कुछ इंडिया के राजाओं को मतलब एक नॉलेज दे दी थी, उनके दिमाग में डाल दिया था कि नेवल पावर होना बहुत ज़रूरी है। मतलब जो मराठा लोग थे उनकी नेवी भी बहुत स्ट्रॉन्ग थी, तो इन्होंने ही मतलब इम्पैक्ट डाला था इंडियन किंग्स के माइंड में कि नेवी होना बहुत ज़रूरी है। ना ही था पोर्टुगीज़ के बारे में। अब अगले एपिसोड में हम लोग पढ़ेंगे डच के बारे में। टिल देन थैंक यू एंड थैंक्स फॉर वॉचिंग। कमेंट में बताना अगर आप लोगों को कोई भी सजेशन हो और क्या चीज़ बुरी लगी और क्या मैं चेंज कर सकता हूँ। टिल देन बाय बाय, जय हिंद।